तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कैश मेमोरी डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। तो प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे इसमें कि कैश मेमोरी क्या है कि बहुत स्मॉल मेमोरी है, लिमिटेड साइज की। तो उसका मैनेजमेंट यानी डिजाइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें जो कैश मेमोरीज हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं बेसिकली। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड वेरिंग साइज as well as the block size inside the cache, everything varies। तो उनका डिजाइन यानी मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो जो कैश का ऑपरेशन है वो इन फॉलोइंग फैक्टर्स के द्वारा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जैसे कैश मेमोरी की साइज हो गई, उसके अंदर ब्लॉक साइज मींस कि जो कैश स्टोर कर रहा है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, तो उसकी साइज, और कैश के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड राइटिंग पॉलिसी। तो इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो ये क्या है कि 2 पार्ट में रहेगा ये लेक्चर। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम कुछ 4 पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो इन 4 पॉइंट्स पर है कि कैश मेमोरी साइज मींस कि उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। दूसरा कैश लाइन साइज, कैश लाइन मींस कि जो ब्लॉक है कैश के अंदर उसको हम ब्लॉक को कैश लाइन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टर्म है कैश लाइन। फिर कैश मेमोरी के लेवल्स, जनरली 2 levels cache memories has been existing till now, but now in modern processors we have the 3 levels of cache memory। एंड लास्टली रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कैश कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो फिल हो जाने के बाद फिर अगर कोई नया उसमें ब्लॉक आ रहा है तो कौन सा एग्जिस्टिंग ब्लॉक रिप्लेस होगा। ओके, तो साउंड क्लियर है या नहीं है अभी भी? राम भरोसे, शुभम क्लियर है सर। नहीं क्लियर है साउंड? क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने, कैश साइज मतलब उसकी कैपेसिटी। तो कैश मेमोरी बेसिकली तो स्मॉल साइज मेमोरी होती है, बट अगर ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटी साइज की कैश मेमोरी है, कैपेसिटी है, तो फिर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इंफॉर्मेशन उसमें कम स्टोर हो पाएगा। जबकि अगर लार्ज कैश मेमोरी अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं बिग साइज की, तो फिर कॉस्ट भी इंक्रीज होती है क्योंकि कैश मेमोरी इज वेरी कॉस्टली मेमोरी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि कैश मेमोरी जो हमारी मॉडरेट साइज की है, मीडियम साइज की, तो वो यूज करते हैं सो दैट द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रिमेन्स लो एंड पर्पज भी सॉल्व होता रहे। तो पर्सनल कंप्यूटर में जनरली जो कैश मेमोरीज यूज होती हैं वो 256 KB से 4 MB तक की कैश मेमोरी आती है। आज के टाइम में तुमने कोटेशन देखा होगा, जो पर्सनल कंप्यूटर आते हैं या फिर हमारा स्मार्टफोन है विच वर्क्स लाइक ए कंप्यूटर, तो उसमें कोटेशन होता है कि 2 MB कैश मेमोरी, 4 MB कैश मेमोरी। ठीक है, नाउ 8 MB of cache memory near about to come in the market। So दूसरा पॉइंट है कैश लाइन साइज। कैश लाइन मीन्स के ब्लॉक इनसाइड द कैश। तो सभी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में
जो हमारा डेटा होता है वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है। वर्ड मैंने बताया था क्या होता है कि वर्ड इज द ग्रुप ऑफ बाइट्स। तो जो एक ब्लॉक होता है वो दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्ड्स, और एक वर्ड में बहुत सारी बाइट्स होती हैं। तो जो कंप्लीट ब्लॉक है यहाँ पर कैश मेमोरी में, दैट हैविंग मोर देन वन वर्ड्स, तो कंप्लीट ब्लॉक इज कॉल्ड एज द कैश लाइन। तो जो ब्लॉक है कि लगातार मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर, वो इस तरह अरेंज किया जाता है कि हमारा जो स्पेशियल लोकेलिटी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में, कि स्पेशियल लोकेलिटी, तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो कैश लाइन जो लास्ट के 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही है कि कैश लाइन हैव द ब्लॉक, दैट मींस ब्लॉक इज द कैश लाइन। यहाँ कैश के लिए स्टैंडर्ड टर्म हमारा कैश लाइन है। तो और जो हमारा क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और वर्ड में जनरली हमारी नंबर ऑफ बाइट्स होती है। तो जो वर्ड होते हैं कैश लाइन में, तो वो जनरली हमारे 2, 4 या 8 वर्ड होते हैं एक ब्लॉक में ऑप्टिमली कैश मेमोरी के लिए। अब एक टर्म आता है, हम इसको थोड़ा जो हिट एंड मिस है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हिट मींस के जो हमें इंफॉर्मेशन डिजायर्ड है, अगर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए हिट ऑपरेशन। और अगर नहीं मिलता है तो फिर सीपीयू क्या है कि कैश मेमोरी को बाईपास करके फिर ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में सर्च करता है। तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द मिस ऑपरेशन। तो अगर ये लाइन साइज बिग है, यानी ब्लॉक हमारा बड़ा है साइज में, तो ब्लॉक जो साइज होगी वो तो सभी मतलब कैश मेमोरी के लिए सभी डेटा के लिए ब्लॉक साइज सेम होगी। तो अगर बड़ा है तो वो किसी किसी पार्ट के लिए जो हिट है हमारा, चांस ऑफ हिट यानी चांस ऑफ फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि उसका चांस कम हो इंफॉर्मेशन फाइंड करने का, या फिर इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। अब हम बात करते हैं कैश लेवल्स की। तो जनरली मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमारे 3 लेवल कैश मेमोरी होती है, L1, L2 एंड L3। तो L1 क्या है कि इंटरनल कैश मेमोरी है L1, जो वेरी स्मॉल साइज की होती है, दैट एग्जिस्ट इनसाइड द सीपीयू। जब हम बात करते हैं ना इंटरनल मेमोरी पढ़ते हैं, तो इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द सीपीयू रजिस्टर्स एज वेल एज द कैश मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। तो जो कैश मेमोरी इनसाइड द सीपीयू है दैट इज कॉल्ड एज द L1 कैश मेमोरी। और L2 लेवल 2 कैश मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल टू सीपीयू, मतलब कि सीपीयू जो चिप है, चिप मतलब जो कंप्लीट चिप है उसी के अंदर ही लेवल 2 होती है, बट दिस इज जो सीपीयू की फंक्शनलिटी है, जो सर्किटरी है उसके बाहर होती है, और L1 पार्ट ऑफ द सीपीयू होती है। ठीक है, तो ये सीपीयू के बाहर इन द सेंस कि सीपीयू से अटैच ही मान लो, जैसे रिस्क प्रोसेसर्स हैं, तो उनमें क्या है कि एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो हमने डिस्कस किया था, तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को एक्सटर्नल कैश मेमोरी बिल्टअप करने के लिए, बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। और लेवल 3 कैश मेमोरी है दैट इज कंप्लीटली आउटसाइड द सीपीयू ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम। सो 3 लेवल्स ऑफ कैश मेमोरीज आर देयर। अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कैश मेमोरी की। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लो। तो जो कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर अगर हमें मिल जाएगी, यानी तो दैट विल बी द फास्टर वन। और जो इंटरनल कैश मेमोरी है सीपीयू के अंदर, तो दैट इज कंप्लीटली फास्ट मेमोरी, वर्क एज कंपेयर्ड विद द सीपीयू स्पीड, लाइक द रजिस्टर्स।
तो इन पॉइंट्स को पढ़ लो, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो रिस्क प्रोसेसर्स का जो मैंने बताया कि रिस्क प्रोसेसर्स में एक्स्ट्रा स्पेस होता है प्रोसेसर के अंदर, तो उसमें L2 कैश मेमोरी इजिली एम्बेड की जा सकती है। तो जनरली जो बहुत सारे सिस्टम है जो 2 लेवल कैश मेमोरी इंप्लीमेंट करते रहे, बट नाउ इट इज लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैव द 3 लेवल कैश मेमोरी। तो हम लेवल 1 कैश मेमोरी की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली कि पॉइंट्स वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीटली इनसाइड द प्रोसेसर होता है, उसी चिप में जिसमें माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये अगर उसके अंदर है तो बहुत फास्ट स्पीड से एक्सेस की जा सकती है। तो इसका जो एक्सेस टाइम है और वेटिंग टाइम है, दैट इज कंपेरेबल टू द सीपीयू रजिस्टर्स। तो अब इसमें एक और होता है इसका डिवीजन इंटरनल कैश मेमोरी का, कि इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी एंड डेटा कैश मेमोरी, जिसको हम आई कैश एंड डी कैश बोलते हैं। तो जो इंटरनल कैश मेमोरी है L1, वो समटाइम्स हमारी डिवाइड होती है कुछ सिस्टम्स में 2 पार्ट्स में, यानी इंस्ट्रक्शन के लिए अलग कैश मेमोरी और डेटा के लिए अलग कैश मेमोरी। तो जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन फैच में हमने पढ़ा था सीपीयू एग्जीक्यूशन साइकिल में, तो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आएंगे तो वो इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में होंगे, अगर सीपीयू के अंदर इंटरनल मेमोरी 2 पार्ट में डिवाइड है, आई कैश एंड डी कैश। तो जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, यानी जो एडवांस प्रोसेसर्स हैं, दे आर हैविंग द सेपरेट आई कैश मेमोरी एंड डी कैश मेमोरी। और जो डेटा यानी वैल्यूज वगैरह जो आएंगी मेन मेमोरी से इनसाइड द सीपीयू, तो वो डेटा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो ये इसको रीड आउट कर लो इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी को। तो इंस्ट्रक्शन फैच ऑपरेशन के बाद जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो आई कैश मेमोरी में आएगा, इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में। और जो डेटा कैश मेमोरी है, तो प्रोसेसर्स के द्वारा जो डेटा यूज किया जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द डी कैश मेमोरी। तो रिस्क प्रोसेसर्स में जनरली ये इंप्लीमेंट होता है। अब हम आते हैं लेवल 2 और एक्सटर्नल कैश मेमोरी। तो पहले इसका मैं डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें। ये है, जैसे ये सीपीयू है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्लियर? तो यस सर वॉइस नहीं। चलो, तो अब थोड़ा सुनते रहो थोड़ी देर और इसको कंप्लीट ही कर लेंगे, ठीक है? अब बीच बीच में आ जाएगी सही, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या मे बी सम अदर प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये डिक्टेट कर रहा है L1 एंड L2 कैश मेमोरी को। L3 कैश मेमोरी होती है मदरबोर्ड में। तो सीपीयू के अंदर देखो, ये है L1, उसी सीपीयू चिप में है, लेकिन L2 इज अटैच्ड विद द सीपीयू। अटैच्ड इन द सेंस कि जो इंटरनल सर्किटरी है सीपीयू की, उससे डायरेक्ट उसी का पार्ट नहीं होगी L1। L2 विल बी आउटसाइड द इंटरनल सर्किटरी ऑफ द सीपीयू। ये मेन मेमोरी है। तो L2 कैश मेमोरी क्या है कि जो केस है हमारा, जो सीपीयू की वो है एक तरह से केसिंग, उसी में होगा, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू। तो ऑब्वियसली कि ये इंटरनल जो L2 कैश मेमोरी है वो इंटरनल कैश मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। L2 का मतलब ये है कि पहले जो डेटा आएगा
वो L2 में आएगा, फिर L1 में आएगा। और अगर L3 कैश मेमोरी है तो पहले रैम से डेटा L3 में आएगा, फिर L2 में आएगा, फिर L1 में आएगा, फिर CPU रजिस्टर्स में आएगा। तो लेवल यही होगा कि जितनी लेवल कैश मेमोरी है तो L1 will be inside the CPU, L2 not part of the CPU circuitry, L3 inside the motherboard. तो और L3 will be connected to the RAM. So RAM to L3 to L2 to L1 इस तरह की डेटा प्रोसेसिंग होगी L1 से फिर CPU रजिस्टर्स में। लेकिन इसकी स्पीड क्या है कि L1 से स्लो होगी। L1 तो CPU का पार्ट है, तो L1 से स्लो होगी। स्लो इन द सेंस कि इट विल टेक सर्टेन टाइम, while L1 is comparable with the speed of registers. तो ये जनरली हमारी क्या स्टैटिक रैम चिप होती है क्लोज टू CPU। तो डायग्राम में बता ही चुका हूं, ठीक है। अब L3 कैश मेमोरी, तो ये मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है। तो बाकी तो कैश मेमोरी में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो स्पीड जो है L1, L2, L3 की, as it is clear, L1 is the faster one, L2 is little bit slower, L3 being inside the motherboard is less faster. तो L2 क्या है? L2 कैश मेमोरी जो है, पहले L3 की बात करते हैं। तो L3 क्या है कि रैम से लगभग दुगना फास्ट होती है L3 कैश मेमोरी। L2 रैम से 10 टाइम्स फास्टर होती है और L1 कंपेरेबल टू द CPU स्पीड होती है। ओके, अब ब्लॉक साइज की बात करते हैं। तो जो लोअर लेवल कैशेस है जैसे L1 कैश मेमोरी, तो उसका ब्लॉक साइज स्मॉल होता है और ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक भी कम होते हैं। जो हायर लेवल कैश मेमोरी है जैसे L3, तो वो ब्लॉक साइज उसमें बड़ा होता है और ज्यादा ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी क्या है? जो लेटेंसी टाइम है दैट ये उसको रिड्यूस करता है। यानी इंस्ट्रक्शन एक तरह से फ्लो होता रहता है रैम से हार्ड डिस्क से रैम में, रैम से L3 में, L3 से L2 में, L2 से L1 में, L1 से CPU रजिस्टर्स में। तो एक तरह से एक स्टेज बन जाती है डिफरेंट मेमोरीज की। तो इंफॉर्मेशन इज कमिंग कंटिन्यूअसली सो दैट द CPU हैज नॉट टू वेट फॉर ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। बाकी इंटरफेसिंग तो उसी तरह है। अब आते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी पर हम। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी से मतलब है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो जैसे कोई कैश मेमोरी फुल हो गई, कंप्लीट हो गई, कंप्लीटली फिल हो गई, तो कंप्लीटली फिल होने के बाद अब जब नया इंफॉर्मेशन इसमें आएगा तो पुराना एग्जिस्टिंग ब्लॉक ही तो रिप्लेस होगा कोई ना कोई। मतलब जो नया ब्लॉक आएगा डेटा का, कैश का कंसेप्ट क्या होता है कि इट होल्ड्स द डेटा फॉर प्रोसेसिंग फॉर द CPU। तो जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो कोई ना कोई इनकमिंग डेटा होगा, नया डेटा, तो उसके लिए पुराना ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी ये शो करता है, मतलब इट डिक्टेट्स कि कौन सा ब्लॉक रिप्लेस होगा। अगर कोई नया ब्लॉक आ रहा है, क्योंकि जो कैश की स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज टू स्मॉल, तो deciding which block will be replaced when the new block is coming inside the cache is through the replacement strategy. ठीक है, तो ये वही बात लिखी हुई है इसमें, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं जिनका डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, बट उनके बेसिक आइडिया हमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एल्गोरिथम क्राइटेरिया
फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्लॉक। तो उसके लिए जनरली हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 4-5 जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। ये है, एक तो रैंडम रिप्लेसमेंट है कि सीपीयू विल थ्रो एनी करंट ब्लॉक एट रैंडम, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, एट रैंडम कोई भी किसी को भी भगा दिया वहां से कैश मेमोरी से, पुराने ब्लॉक को और नए वाले को उसमें पुट कर दिया। दूसरी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस कि ओके, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस कि जो ब्लॉक मेमोरी में पहले आया था वो पहले रिप्लेस होगा। मतलब इसको ऐसे मानो कि क्यू की तरह, कि जो आदमी पहले आया वो पहले रिप्लेस होगा, तो उसी ऑर्डर में रिप्लेसमेंट होता जाएगा। और तीसरा क्राइटेरिया है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो काफी समय से यूज में ना आ रहा हो ब्लॉक। आने से मतलब नहीं है, इसमें मतलब है कि जिसका यूज काफी टाइम से नहीं हो रहा हो बाय द सीपीयू, तो वो उस ब्लॉक को रिप्लेस किया जाएगा। और जो चौथी वो क्राइटेरिया है वो है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स कि उस ब्लॉक को रिप्लेस किया जाएगा जो आगे फ्यूचर में ऑप्टिमाइज प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेगा। मतलब कि ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लुक्स फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, कि आगे जो ज्यादा काम में आने वाला है या जिसका ऑप्टिमल यूज होना है सीपीयू के द्वारा। सो लास्ट वन, दिस ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स मेनी फैक्टर्स, कि ऑप्टिमली किसी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, इसमें इट विल टेक सर्टेन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब रिप्लेसमेंट किया जाता है कैश मेमोरी से, तो इट्स नॉट सो इजी, ओके, कि इसमें सीपीयू को ये भी चेक करना होता है कि ये कहीं बीच में चेंज तो नहीं हुआ है ब्लॉक लगातार आ रहे हैं कैश मेमोरी के अंदर और सीपीयू मॉडिफाई। तो आज क्या नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो लास्ट एक स्लाइड और है, तो उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले सीपीयू को ये भी चेक करना होता है कि ब्लॉक कहीं ऑल्टर यानी चेंज तो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द सीपीयू ऑपरेशंस, क्योंकि डेटा इनसाइड द सीपीयू आर चेंजिंग। सो डेटा ब्लॉक रिप्लेस तो नहीं हुआ है, दिस इज ऑल्सो द कंसीडरेबल फैक्टर। लास्ट स्लाइड है, तो सिलेक्शन ऑफ कैश साइज एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो रिप्लेसमेंट जो हमारी पॉलिसी है वो डिटरमिन करता है कि ब्लॉक हमारा विक्टिम ब्लॉक कौन सा है, कौन सा ब्लॉक रिप्लेस होगा और ब्लॉक कहां पर जा रहा है। तो अगर प्रॉपर रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेसफुल, मतलब कि प्रोबेबिलिटी वो 80 to 90% है, ओके, परफॉर्मेंस की। और अगर सही रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं यूज की गई तो ऑब्वियसली कि परफॉर्मेंस विल बी स्लोअर। Okay, so by this we have actually discussed completely the first part of the cache memory structure versus performance. Okay, तो अगर किसी को कुछ पूछना है he or she can ask.
नहीं तो फिर मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।